चलिए आज हम लोग बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बेहद कंसेप्चुअल चैप्टर्स है। जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें दो शब्द जुड़ा हुआ, एक इलेक्ट्रो और दूसरा मैग्नेटिक। अर्लियर 19th सेंचुरी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों को सेपरेटली पढ़ा जाता था। पहली बार किसी ने इन दोनों के बीच, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच जो है रिलेशन स्थापित करने का प्रयास किए थे, वो अरिस्टोट थे। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोट, करंट कैरिंग वायर, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इसमें यदि करंट फ्लो करता है देन इट्स बिहेव्स एज अ मैग्नेट। एक्सपेरिमेंटली अरिस्टोट ने फाइंड आउट किए कि किसी कंपास नीडल को जब इस करंट कैरिंग वायर के नजदीक लाया गया तो देखे कि उस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। देन अरिस्टोट ने स्थापित किया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है या मूविंग चार्ज कहें, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग पिछले कंसेप्ट में यह समझे थे कि जब चार्ज रेस्ट में है, लेट अस सपोज मान लेते हैं कि कोई चार्ज है, रेस्ट में बैठा हुआ है, उस समय रेस्ट चार्ज के कारण जो फोर्स उस पर लग रहा है F = Q × E। यदि चार्ज वेलोसिटी अचीव करता है देन सर्टेन टाइम के बाद देखा गया कि यदि फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है तो इस चार्ज को अपवर्ड मूव करना चाहिए था, लेकिन कुछ ही समय बाद ये अपने ट्रैक को छोड़ देता है और इस तरह से उसकी गति हो जाती है। इसका मतलब निश्चित रूप से कोई ना कोई फोर्स जो है उस पे लग रहा है और वह फोर्स इसको टुवर्ड्स द सेंटर बेंड कर रहा है, सर्कुलर की तरफ बेंड कर रहा है, और इस फोर्स की एग्जिस्टेंस है चार्ज के मूवमेंट के बाद ये फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। दिस फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स QV × B। ये पिछले चैप्टर का कंसेप्ट है। तो अरिस्टोट से ज्ञात था कि करंट कैरिंग वायर है, उसमें यदि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये जो है बायो-सेवर्ट्स और एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू जो है आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता था कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस वायर के R डिस्टेंस पॉइंट पे, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैसे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। तो दो वैज्ञानिक हुए, एक अमेरिका के हेनरी और दूसरा ब्रिटेन के फैराडे। पहली बार इन्होंने रिवर्स सोचने का प्रयास किया। ये बात अर्लियर 19th सेंचुरी की है। फैराडे ने इस कहा कि यदि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट नहीं प्रोड्यूस हो सकता है। इसके लिए उन्होंने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के जो है मैग्नेट को लाकर प्रयास किए करंट को ढूंढने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे इस स्टेटमेंट पे। सडनली जो है काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद सडनली उनको पता चला कि जब मैग्नेट के मूवमेंट होने से करंट डेवलप हो जाता है, गैलेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो जाता है।
तो उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट कर बार बार कर प्रयास किया, एक क्वाइल कंसीडर किया, और इस क्वाइल को जब उन्होंने गैलेनोमीटर से अटैच कर लेटस मान लेते हैं जब कोई करंट नहीं होता है गैलेनोमीटर में तो जीरो पे निडल्स होती है, इसको करंट, क्योंकि गैलेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। और इसके करीब जब एक बार मैग्नेट को लाकर, नॉर्थ पोल है इस बार मैग्नेट का और साउथ पोल है, बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से निकलती है, इस तरीके से इस कॉइल से होकर जाएगी और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करती है। जैसा कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, इसका मतलब हुआ इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ होता है। जैसे ही इस मैग्नेट को मूव किया जाए आइदर नियर क्वाइल्स या क्वाइल से दूर मूव कराते हैं, तो देखा गया कि इस निडल्स में डिफ्लेक्शन हो रहा है और इस प्रकार से डिफ्लेक्शन हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यदि लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि ए मैग्नेट बार मैग्नेट जब क्लोज आ रहा है, लेट अस सपोज मान लेते हैं कि इस तरफ डिफ्लेक्शन है, तो फिर जब दूर जाएगा तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। इस एक्सपेरिमेंट फराडे जो है फर्स्ट टाइम कर देखें। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, किस फिनोमिना को इंडिकेट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द फिनोमिना इन विच इंड्यूस्ड करंट जनरेटेड बाय varying magnetic field. What is electromagnetic induction? The phenomena in which induced current generated by varying magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड, ये फिनोमिना हमें बताता है कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। और फराडेज ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको एस्टेब्लिश किए। तो चलिए फराडेज का 2-3 एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझेंगे, लेकिन बात वही हुई उस समय जब फराडे ने इस इंड्यूस्ड करंट की जानकारी जब दुनिया को दिए तो उनसे प्रश्न पूछा गया। प्रश्न ये था कि इस इंड्यूस्ड करंट का क्या इफेक्ट है, क्या यूज है, क्या, क्योंकि यह करंट नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल करंट है, कहाँ पे यूज करेंगे। देन फराडेज का जवाब था कि एक जन्म लेता हुआ बच्चा, एक छोटा सा जो बच्चा है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो उस फराडेज का जो जवाब था वो बेहद आगे चलकर बहुत इम्पोर्टेंट था। फराडेज ने इन सारे एक्सपेरिमेंट के आधार पे इंडक्शन के 2 नियम दिए। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट यही सपोज करते हैं कि इस बार मैग्नेट को इन्होंने इस कॉइल के करीब लाया और देखा कि गैलेनोमीटर में जो है डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें करंट शो हो रहा है।
इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने और भी तरीके से परफॉर्म किया। एक दूसरा कॉइल कंसीडर करते हैं। इस कॉइल को इन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है और दूसरे इसके सामने जो है एक कॉइल लेकर आते हैं जिसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। वेरिएबल बैटरीज है, इससे जो है पोटेंशियल का मान जो है घटेगा बढ़ेगा, जिससे करंट की वैल्यूज चेंज होगी। मान लेते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, इससे करंट जो है इस तरह से इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। अब अरिस्टोट के अकॉर्डिंग एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और राइट हैंड थंब रूल से जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि सर्कुलर मूव कर रहा है तो कर्ल फिंगर को कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। लेट अस सपोज, चलिए मान लेते हैं कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसमें इंटर कर रही है। अब बैटरी से जब पोटेंशियल को घटाएंगे बढ़ाएंगे, इसका मतलब है कि करंट का मान बढ़ेगा घटेगा। करंट के बढ़ने से, आई के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, करंट के घटने से मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग रिलेशन जानते हैं B = μ0 Ni। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली रिलेशन रखता है इलेक्ट्रिक करंट से। तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी मान बढ़ेगा। आगे इस रिलेशन को हम लोग बेस बनाकर समझेंगे। तो जैसे जैसे करंट वोल्टेज को चेंज किया गया, इसमें देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। उस चेंज के कारण जो कंपास नीडल्स में जो है डिफ्लेक्शन प्राप्त हो रहा है। This is also verifies the induced current. Now, another experiment performed by Faraday. एक कॉइल को इन्होंने कंसीडर किया, इससे गैल्वेनोमीटर को अटैच कर देते हैं। और दूसरा कॉइल कंसीडर करते हैं। इस कॉइल से बैटरी को कनेक्ट कर दे रहे हैं और एक की कनेक्ट कर देते हैं, स्विच। करंट जो है इस तरह से कॉइल में फ्लो कर रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। अरिस्टोट के अकॉर्डिंग एक फील्ड लाइंस इस कॉइल से होकर जा रहा है। तो देखा गया जैसे ही स्विच ऑन कर रहे हैं उस समय इस जो नीडल्स है वो डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ समय बाद फिर 0 पे आ गए, और जैसे ही स्विच को ऑफ करेंगे फिर डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कांस्टेंट करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है उस समय इंड्यूस्ड करंट का मान 0 है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा उसी समय जो है इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। कांस्टेंट करंट के समय, क्योंकि B = μ0, यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हैं तो यदि I कांस्टेंट हो जाए तो इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स में भी चेंज नहीं होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी चेंज नहीं होगा, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट प्राप्त नहीं होगा। तो फैराडेज ने इन सब एक्सपेरिमेंट से सत्यापित किए कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। तो चलिए हम लोग फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
जो है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडेज ने दो नियम दिए। फर्स्ट नियम जो है फैराडेज का फर्स्ट लॉ जो है वह बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ, उसकी प्रेजेंस को बताता है। और जो फैराडेज का सेकेंड नियम है उससे हमें पता चलता है कि उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का या उस इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू कितना होगा। तो यदि फैराडेज फर्स्ट लॉ की बात किया जाए तो इससे पता चलेगा कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, या हम कहें whenever the magnetic field lines link with the coil and this line change the value of induced current detected. But what is the magnitude of this induced EMF? इसको जो है फैराडेज के सेकेंड नियम से पता चलता है। फैराडेज का सेकेंड नियम कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ डी फाई वी ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। यानी अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, varying magnetic field produced induced EMF, its value is equal to negative value of rate of change of magnetic flux. ये नेगेटिव साइन जो है डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होगा। तो चलिए हम लोग फैराडेज का सेकेंड नियम को हम लोग पढ़ते हैं। According to Faraday's second law, the value of induced EMF, the value of induced EMF due to varying magnetic field, due to varying magnetic field is equal to negative value of rate of change of magnetic flux। ये जो है फैराडेज का सेकेंड नियम बताता है कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ है या इंड्यूस्ड करंट जो डेवलप हुआ है वो किसके इक्वल होगा? नेगेटिव वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। यदि हम कंसीडर करते हैं कि कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डी फाई वी ओवर डी टी। यदि कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है, देन दिस बिकम्स, if
number of turns is equal to n, then induced EMF is equal to minus n d phi v over dt, n d phi v over dt। यदि हम इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो ओम्स लॉ का यूज करते हैं। ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, देन I इज इक्वल टू V बाई आर। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो इंड्यूस्ड करंट I प्राप्त होगा। I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R, दिस इज इक्वल टू माइनस N डिवाइडेड बाई R d phi v over dt। Negative signs give the direction of induced current। अब इसको बेहतर समझने के लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की भी जानकारी रखना होगा। तो चलिए थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स का भी कंसेप्ट समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो हम लोग अभी बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? तो यदि हम सिंपल शब्दों में कहें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग इन द क्लोज सरफेस, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग इन द क्लोज सरफेस is known as magnetic flux। total magnetic field line passing in the closed surface it is denoted by phi। लेकिन हम लोग लाइन को गिन कर फ्लक्स नहीं निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को गिनकर फ्लक्स नहीं निकाला जा सकता है। तो फ्लक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखें इसमें क्या दो ही बात है, एक हमारा क्लोज सरफेस और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसी से हमें फ्लक्स प्राप्त हो रहा है। तो देखते हैं कैसे फ्लक्स जनरेट हो रहा है। चलिए, यानी जो फ्लक्स होगा फाई बी प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड बी के। जितना ज्यादा फील्ड लाइन होगी उतना ही फ्लक्स का मान होगा। कैसे? डिफिनेशन है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग इन द क्लोज सरफेस। एक समय के लिए मान लेते हैं कि हमारा क्लोज सरफेस जो एरिया है एक कांस्टेंट कंसीडर कर दिए। यदि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा रहेंगे तो इसका मतलब ज्यादा फील्ड लाइंस इससे पास करेगा, और जब ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेगा तो फ्लक्स का मान ज्यादा होगा। इसलिए फ्लक्स और बी के बीच में डायरेक्टली रिलेशन होगा। दूसरी बात है, फ्लक्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया। यदि हम कहते हैं कि बहुत सारे फील्ड लाइंस हैं लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, क्लोज जो सरफेस हमने चूज किया है वो छोटा है, तो कम फील्ड लाइन उससे पास करेगी, बाकी सारे फील्ड लाइंस उसके बाहर से निकल जाएगा, तो फ्लक्स का मान कम रहेगा। और जैसे ही हम एरिया को बढ़ा देते हैं तो उस समय क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रहा है उसे वो इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करेगा दैट मींस फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से एरिया भी फ्लक्स के साथ डायरेक्टली रिलेशन रखता है। फाइव आल्सो प्रोपोर्शनल होगा कॉस थीटा। इसको हम लोग समझने का प्रयास करें तो एरिया वेक्टर की तरह यदि हम चूज करते हैं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, वह डायरेक्शन होगा सरफेस के नॉर्मल। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है सरफेस के
नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल या इनवर्ड नॉर्मल, दोनों बात हो सकती है। तो अगर हम कहें कि लेट अस सपोज मान लेते हैं यही सरफेस है और इस सरफेस के नॉर्मल ए है, चाहे इधर हो सकता है या इधर हो सकता है नॉर्मल। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन से पास करे तो सारे के सारे लाइन इससे पास करेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से पास करे तो एक भी फील्ड लाइन इससे पास नहीं करेगा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर या इधर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। उस समय कोई भी फील्ड लाइंस उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से नहीं पास कर रहा है, जीरो फील्ड लाइंस पास कर रहा है। दैट मीन्स उस टाइम जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का मान जीरो है। तो कौन सा फंक्शन है जो 90 डिग्री पे जीरो दे? तो वह फंक्शन है कॉस, इसलिए फाइव जो है कॉस। यदि हम कहें कि थीटा इक्वल टू जीरो, यानी एरिया वेक्टर भी इधर हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, तो पूरे पूरे जो है मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम क्रॉस करेगा, तो जीरो पे मैक्सिमम मान कॉस का मिलता है। इसलिए फाइव जो है कॉस थीटा का भी फंक्शन होगा, वेयर जहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर। दो ही चीज है इसमें, एक लाइन है, दूसरा एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे, क्लोज लूप का जो हम एरिया की बात करेंगे। इन सब इक्वेशन से हमें पता चला कि जो 5e होगा वो इक्वल होगा बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे बी भी वेक्टर है और ए भी वेक्टर है, इसका मॉड मैग्नीट्यूड को हम कंसीडर किए हैं, यानी 5e जो होगा कॉस थीटा। दो वेक्टर के बीच में कौन सा प्रोडक्ट करने पे कॉस थीटा आता है? तो डॉट प्रोडक्ट करने पे, इसका मतलब 5e जो हुआ वो किसके इक्वल होगा? b डॉट a के इक्वल होगा, और यह 5e स्केलर होगा, स्केलर क्वांटिटी हो। और इसका यूनिट जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो b का यूनिट टेस्ला और एरिया का यूनिट जो है मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, इसको वेबर भी कहा जाता है। इससे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। 5e का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले हमें टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर परपेंडिकुलर है तो एक क्यू भी बी के इक्वल होगा, यानी बी बराबर एफ अपन में क्यू भी। एफ का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी टू द पावर -2 एंड क्यू का डायमेंशनल फार्मूला एटी एंड वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी टू द पावर -1 मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। तो एल टी टू द पावर -1। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो टेस्ला का डायमेंशनल फार्मूला आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला आएगा एम इससे कैंसिल आउट, m t टू द पावर -2 a टू द पावर -1। हम लोग कैसे निकाले? F बराबर क्यू भी v, यहां से b बराबर F डिवाइडेड बाई क्यू भी। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ml t टू द पावर -2
चार्ज का करंट I बराबर Q बाई टी, देन Q बराबर I इंटू टी, ये चार्ज का हो गया डायमेंशनल फार्मूला, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी टू द पावर -1। ए टी इस टी से कैंसिल आउट, ए एल इससे कैंसिल आउट, जो हमें डायमेंशनल फार्मूला मिला मैग्नेटिक फील्ड का एम टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -1। अब यहाँ पे हम लोग रख देते हैं जो वेबर का फ्लक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, बी इंटू ए। बी के लिए हो गया एम टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -1, और एरिया के लिए एल स्क्वायर, यानी डायमेंशनल फार्मूला हुआ एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -1, m l to the power 2 t to the power -2 a to the power -1। ये जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट है। लेकिन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन नहीं पता चलता है। इसके लिए अब जो है जर्मनी का एक फेमस वैज्ञानिक थे लेंज ने डायरेक्शन के बारे में बताया कि क्या डायरेक्शन होगा। तो चलिए हम लोग लेंज लॉ को जो है पिछले क्लास में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन बता दें कि लेंज लॉ जो है दुनिया का सबसे आसान लॉ में से एक है। लेंज लॉ स्टेट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टेट करता है। लेंज लॉ जो है बताता है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा कि अपने कॉज को रेसिस्ट करता है, जिसके कारण वजूद है उसी को विरोध करेगा। यदि सिंपल शब्दों में हम कहें कि किसी स्टूडेंट का वजूद जो है वो माता और पिता के कारण है, और आप माता और पिता का ही अपोज करें। यदि पिता अपोज करने का क्या तात्पर्य हुआ कि आपको कहा जाए कि पढ़ें तो आप नहीं पढ़ेंगे, और जब कहा जाए मत पढ़िए तब आप पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि आप उनका अपोज कर रहे हैं। तो लेंज लॉ केवल जो है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन को बताता है। स्टॉप करिए।